न उलझो न उलझाओ, न उलझो न उलझाओ, न ऐसा काम करो कि न उलझो न उलझाओ, न ऐसा काम करो, याद रखे सारी दुनिया, जग में ऐसा नाम करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलता है बहुत सारा ज्ञान, और वो भी कानूनी जानकारियों के रूप में। और ये जानकारियां हमें देते हैं हमारे एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव सर का। सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर आपसे बात करते हैं खास ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे प्रश्नों के रूप में हमारे पास आ गया है और बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपको यहाँ स्टूडियो में हमने बुलाया और आज एक खास टॉपिक पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि बर्निंग टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ हैं जी। सर सबसे पहले मैं प्रश्न लूंगा कि दहेज का केस क्या होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं और लोगों में क्यूरियोसिटी भी रहता है कि यार एक्चुअल में है क्या। तो दहेज के केस के बारे में सब बताएं। देखिए, दहेज का केस डिफरेंट जो अपनी स्टेट है इंडिया के अंदर, उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं। उसके अलावा एक कॉमन प्रोविजन है 498A आईपीसी में, सेक्शन है 498 आईपीसी जी। अगर किसी भी महिला के प्रति क्रूरलिटी होती है उसकी ससुराल वालों के द्वारा जी, या उनके परिवार के द्वारा या उनके रिलेटिव के द्वारा, तो वो फिर उस कैटेगरी में आता है। और दहेज मांगना भी क्रूरलिटी है, इसलिए डाउरी के केसेस जो होते हैं वो 498 आईपीसी के अंदर जो है वो कवर अप होते हैं जी। तो उसी के अंदर जब एफआईआर होती है तो हम जनरली कह देते हैं कि मेरे खिलाफ जो है दहेज का केस हो गया। सर ये दहेज का केस कब होता है या कब करना चाहिए? किसी भी महिला के प्रति अगर उसके ससुराल वालों ने दहेज की डिमांड की है या दहेज की डिमांड करके उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दहेज का केस आप फाइल कर सकते हैं। दहेज का केस एक्चुअल में बनता कब है और महिलाओं को कैसे पता लगे कि ये मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, मुझे केस करना चाहिए या इसके खिलाफ जाना चाहिए? देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी कोई वाइफ है, उसकी शादी हुई है, अपने ससुराल गई, मैट्रिमोनियल रिलेशन में रहती है, सास ससुर हैं, माँ वहाँ पे जो है उसके हस्बैंड हैं, देवर हैं, और भी जो भी लोग हैं, उनमें से कोई भी बोलता है कि अपने जो है पिता से 10,000 रुपये ले आओ, या ये गाड़ी हमें नहीं दी है, गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, या पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ज्वेलरी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी जो केसेस होते हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये जो है अट्रैक्ट करती हैं डाउरी केस को जी। और उसी में फिर महिला जो है कंप्लेंट दाखिल करके अपना जो है केस कर सकती है। अच्छा जी। सर ये जो आपने अभी केस की बात कही, इसको वो महिला करेगी या महिला के परिवार में, मतलब उसके जो फादर मदर होते हैं वो करेंगे? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी लोग जो है परेशान भी रहते हैं, कई बार उलझे भी रहते हैं। तो इसमें मैं बहुत स्पेसिफिकली कहूँगा कि जो महिला होती है कंप्लेंट उसी की जाएगी, क्योंकि महिला को पता है कि उसके साथ क्या किया गया है और उसके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जो ओरिजिनल कंटेंट है वो ला के लिख के और वो जो है कंप्लेंट दाखिल करनी होती है, उसी के बाद फिर वो केस फाइल होता है, लेकिन केवल महिला के द्वारा। सर इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी महिलाओं को मदद कर रहे हैं जी। उन महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे करना क्या चाहिए। तो उन महिलाओं को ये बताएं कि अगर वो 498 का केस करना चाहती हैं, उनके साथ दहेज की घटना हो रही है, तो उस केस को करते समय उन्हें ध्यान क्या रखना है? देखिए, जब हम कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो कंप्लेंट या फिर एप्लीकेशन जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली कंप्लेंट होती है। तो जो कंप्लेंट होती है उसका जो पोर्शन होता है, कंटेंट जो उसके अंदर आप लिख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। उसी के ऊपर पूरा केस टिका हुआ है जी। तो आपको वो एक्चुअल बातें जरूर लिखनी है जो आपके साथ बेसिकली हुई हैं जी। किसी ने आपसे दहेज मांगा तो उसका नाम लिख के उसका दहेज का कंसेप्ट बताइए कि इन्होंने मुझे बेसिकली कहा क्या जी। और डेट एंड टाइम अगर आप मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा है, उससे आपके केस में मजबूती आएगी जी जी। तो ये सब चीज़ों का जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सर मैंने बहुत जगह पर देखा है कि जब दहेज का केस महिलाएं करने जा रही होती हैं तो वो किसी की मदद लेती हैं। वो मदद देने के लिए जो होते हैं वो होते हैं वकील साहब या एडवोकेट साहब जी। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने ये नहीं लिखवाया था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन वहाँ उन्होंने वो मैटर तैयार कर दिया। उस केस में वो क्या करें? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि फेक जो कंटेंट होते हैं वो कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं जाने चाहिए। और महिलाओं को जब भी कोई कंप्लेंट दें उससे पहले उस कंप्लेंट को एक बार पढ़ लें, चाहे तो वो वकील साहब लिख रहे हैं या फिर वो खुद लिख रहे हैं या फिर उनके बिहाफ पे कोई दूसरा लिख रहा है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि अंडर सिग्नेचर उसी महिला के हैं जो पीड़ित है, तो जो लायबिलिटी बनेगी वो भी पीड़ित महिला की बनेगी जी। अगर कल को वो अपना केस प्रूफ नहीं कर पाए और सारे मुलजिम छूट गए तो वो उनके ऊपर डिफामेशन और कंपनसेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो वो जो आप लेने कुछ और गए थे, आपके अगेंस्ट में रिवर्स केस हो गया। तो उस चीज से बचने के लिए फेक जो झूठी बातें हैं वो कंप्लेंट में कभी नहीं आनी चाहिए।
सर ये जो कंप्लेंट का प्रोसेस रहता है, क्या महिला खुद कर सकती है या इसमें किसी की मदद लेनी चाहिए? नहीं, महिला को खुद ही करना चाहिए। अगर कोई उनके परिवार का उनका साथ दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर साथ नहीं दे रहा है तो पुलिस आपके साथ है और आप खुद भी इस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, सिंपल कंप्लेंट होती है। सर एक इम्पोर्टेंट बात है, महिला एक किसी परिवार में रहती है, पति के साथ रहती है, हर घर वालों के साथ रहती है, तो क्या वहां रहते हुए भी ये केस फाइल किया जा सकता है 498 दहेज? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। एक्चुअल में जब मैट्रिमोनियल होम जहाँ पर उनकी शादी होकर गई है उस घर के अंदर उनका रहने का पूरा अधिकार है, तो क्योंकि वो वहाँ से निकले नहीं है और निकलना चाहिए भी नहीं उनको, वहीं पर लेके अपनी कानूनी लड़ाई लड़ें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। जाने की वहाँ से जरूरत नहीं है, तो आप कंप्लेंट बिल्कुल दाखिल कर सकते हैं, आप कंप्लेंट करें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। जी सर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो दहेज का केस है, शादी के कितने दिन बाद तक डाला जा सकता है? देखिए, ऐसा कोई टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन कई एक भ्रांति है कि हम डाउरी का केस जो है वो 7 साल तक डाल सकते हैं। तो 7 साल का वर्ड कहीं नहीं लिखा है, एक सेक्शन है 304B और इसके अंदर अगर हम देखेंगे 304B के अंदर, तो एक्चुअल में होता ये है कि 304 सेक्शन ये बोलता है बेसिकली कि डाउरी डेथ जब हो जाती है, किसी महिला को जला के मार दिया जाए या उसकी डाउरी डेथ हो जाती है, तो उस केस में होता है कि 7 साल तक जो है वो केस की ग्रीवियस बनी रहती है, उसका ज्यादा इफेक्ट रहता है। बाकी अगर आप सिंपल डाउरी केस करना चाह रहे हैं अगर आप, तो उस कंडीशन में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक जो भ्रांति है कि 7 साल तक ही डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शादी को 10, 5, 15 साल भी हो गए तो वो उनसे दहेज मांगा जाता है तो वो केस कर सकते हैं। इसके लाइव एग्जांपल हैं, कई केसेस ऐसे भी हैं जो 15-15 साल के बाद भी डाले गए हैं, 20-20 साल के बाद भी डाले गए हैं, तो कोई लिमिट नहीं है उसमें कि 7 साल या 4 साल, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब भी आपके अगेंस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं, थाने की मदद ले सकते हैं। सर केस डालते टाइम आपने पहले भी हमें कई बार बताया कि साक्ष्य बहुत जरूरी है जी, तो ऐसे कौन से साक्ष्य को वो पहले तैयार कर लें केस डालने से पहले, जिससे कि उन्हें कोई आगे दिक्कत ना हो? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसका मतलब कुछ झूठा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। तो होता ये है कि साक्ष्य की रिक्वायरमेंट होती है और जब आपके प्रति कुछ घटनाएं हो रही हैं तो ऑटोमेटिक साक्ष्य तो बन ही रहे हैं। तो आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें कि ये मुझे फ्यूचर में काम आ सकता है, या आप अपने किसी आपके साथी हैं, रिलेटिव हैं, आपके माता पिता हैं, आप उनको जरूर बताएं। ऐसा ना करें कि आपके साथ घटनाएं होती जा रही हैं और उन घटनाओं का आप किसी से जिक्र ही नहीं कर रहे, और एक टाइम आया कि वो फिर एक्सट्रीम पे चला गया और आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। तो इसलिए जो है वो साक्ष्य भी थोड़े थोड़े आप रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो सब कुछ करते रहें, वो आपके आगे चल के काम आएंगे। देखिए, पहले तो परिवार बनाने की कोशिश करिए, कई चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर लगता है कि पानी सर के ऊपर है तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए अभी सर ने बताया कि आप वीडियो, ऑडियो, पुलिस कंप्लेंट, घर वालों को बता के ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कब पता नहीं कि कौन सी चीज इस तहत और आगे तक पहुंच जाए जिससे कि आपको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़े। सर अगला प्रश्न लूंगा जी कि क्या दहेज के केस में परिवार वालों के झूठे नाम भी लिखवाने का कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं है। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि ये तो हाईली कंडेम करने वाली बात है। किसी के खिलाफ भी कभी भी कोई भी झूठा केस या झूठा मुकदमा, झूठी कंप्लेंट कभी नहीं करनी चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है और आप बहुत बड़े परेशानी में भी आ सकते हैं, क्योंकि अपोजिट वाले ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट की तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा और वो कभी बार जेल जाने की सूरत में भी हो जाता है, तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी झूठे केस या किसी को झूठे केस में ना फंसाएं। सर बड़ी अच्छी बात बताइए। देखिए, अगर आप सच पे कायम रहेंगे और आपके साथ सच में कुछ गलत हो रहा है तो आप जीतेंगे, आप सफल होंगे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो झूठ का सहारा ना लें, क्योंकि वकील साहब ने इतनी अच्छी बात बताई है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी नजरों में भी अपने आप को देखना है। सर अगला प्रश्न लूंगा, क्या दहेज के केस में कई लाइंस, कई सेंटेंस या कई पैराग्राफ ऐसे बना के लिखा दिए जाते हैं, स्टोरी जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब भी हम कुछ ऐसा केस करते हैं जो फेक है, वो हम बेसिकली हम फेक चीज की बात कर रहे हैं। फेक लाइन, फेक चीजें कभी भी कंटेंट में नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आपके साथ जो घटना घटी है वही पर्याप्त है, आपको उसी में ही जो है आपका जो न्याय जो मिलेगा वो उसी में मिलेगा। इसलिए आप फेक कंटेंट में ना जाए। मैं बार बार इसी चीज पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। सर अंत में एक प्रश्न लूंगा जी, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि देश की पीड़ित महिलाएं जो दहेज से पीड़ित हैं, उनको केस कैसे करना है, फाइल कैसे करना है, पूरा प्रोसेस एक बार में बताएं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब आपके खिलाफ कोई घटना घटती है डाउरी की, जैसे मैंने अभी डाउरी के बारे में एक्सप्लेन किया,
तो सबसे पहले आप कंप्लेन करेंगे, और आपको अगर कुछ नहीं पता है कंप्लेन कहाँ करनी है तो आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। वैसे बेसिकली आपको एसएचओ के पास जो नियरेस्ट थाना है वहाँ कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करने के बाद उसमें काउंसलिंग होती है CW सेल में, फिर बाकियों को बुलाया जाता है, आपका मेडिएशन कराने की कोशिश होती है। अगर मेडिएशन होती है तो ठीक है, नहीं सेटल होता है मैटर तो उसके बाद उसमें FIR हो जाती है अंडर सेक्शन 498A IPC और 406 IPC। तो इसके बाद सारा प्रोसीजर आगे का स्टार्ट हो जाता है और कोर्ट में एक टाइम आने के बाद चालान फाइल हो जाता है और आपका केस आगे चलता है। तो ये पूरा उसका ओवरव्यू है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक क्वेश्चन के आंसर में ही सारी चीजें बता दी और महिलाओं को जरूर मदद मिल गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप हमें कमेंट करें, आप हमें फोन भी कर सकते हैं और हम आपको देंगे फ्री में सलाह। वो इसलिए क्योंकि आप पीड़ित हैं और हम चाहते हैं कि देश दुनिया में कोई पीड़ित ना रहे। अगर हमें जानकारी है तो आप हमसे ले सकते हैं, उस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। हमारा मकसद है कि आपकी समस्याओं को हम सॉल्व करें। कौन सी समस्याएं? कानूनी समस्याएं। कानूनी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारा साथ देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारियां आज भी हमें दी और हमें लगता है कि लोगों को इसका लाभ भी पहुंच रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपको लगता है कि कोई पीड़ित है जिसको इसकी जरूरत है तो उस तक तो जरूर पहुंचाइएगा। जैसे हमारी जिम्मेवारी इस वीडियो को बना के बनती है उसी तरह से पीड़ितों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी भी कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि जरूरत के समय पर जो काम आता है वही एक अच्छा व्यक्तित्व या व्यक्ति होता है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ यहाँ बने रहे और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा हमेशा के लिए। बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।